हेलो बच्चों, तो टेस्ला एडू वेंचर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप लोग जानते हो कि टेस्ला एडू वेंचर्स पहले यूनिक कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स था और अब इसका नाम हो गया है टेस्ला एडू वेंचर्स। तो ये जो है एक चेंज किया है, मैंने चैनल को पूरा नया लुक दिया है। तो मैं काफ़ी इसमें कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट। बच्चों के सजेशंस भी आते हैं कि सर थंबनेल लगाया कीजिए, तो तब से मैं थंबनेल भी लगाने लगा हूँ। तो एक्चुअली मैं काफ़ी इम्प्रूव इसमें कर रहा हूँ कि कंटेंट तो ऑब्वियसली बेस्ट है ही, पर उसके अलावा चैनल पे भी मैं काम कर रहा हूँ। चैनल कैसा दिखना चाहिए, चैनल के लुक्स। अब ये जो आज का वीडियो है, ये वीडियो का एक पर्पज़ है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है। और इस वीडियो में मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगा। मेरे पूरे टीचिंग करियर में मुझसे बच्चे हमेशा एक सवाल पूछते हुए आए कि सर हम क्लास में आप जो क्वेश्चंस करा रहे हो हम वो भी कर रहे हैं, हमसे वो आराम से हो रहे हैं, और हम घर पे जाके जो आप होमवर्क देते हो वो भी कर लेते हैं, हम इजीली हमसे हो जाता है क्वेश्चंस, पर हमारे एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में माइक्रोस्कोपिकली सोचा और कंक्लूजन्स निकाले, और उन कंक्लूजन्स के बेसिस पे मैंने 3 टिप्स बनाई हैं, जो 3 टिप आपके लिए 100% यूज़फुल रहेगी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी है 3 टिप्स से बनी हुई। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को, इन 3 टिप्स को अपनाते हो और इनको एग्जीक्यूट करते हो अपनी प्रिपरेशन में, तो आप गारंटीड रिजल्ट देखेंगे आपके जस्ट अगले टेस्ट में। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ईमानदारी से आप इस टिप्स को आपको लगाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तकलीफ़ होगी ज़रूर, थोड़ी सी अच्छे कामों में तकलीफ़ होती है, पर आप इसको करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। तो ये जो 3 टिप्स हैं, ये मैं उन बच्चों के लिए ज़रूरी इम्पॉर्टेंट हैं, उनको एग्जीक्यूट करनी है जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन थॉरो रख रहे हैं, यानी जिनको अपना PCM का या PCB का पूरा सिलेबस एक बार आता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको सिलेबस में कुछ भी लैक है या आपको कुछ नहीं आता है तो फिर आपको सबसे पहले पढ़ना ही है, वो तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। पर जो बच्चों का प्रिपरेशन हो चुका है पर फिर भी वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम ये वीडियो लेके आए। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 है कि आप किसी भी टॉपिक का कम से कम 20 क्वेश्चंस कीजिए रोज़। यानी अगर लेट सपोज आपने आज की क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, तो आपका ये इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा कि आप उस टॉपिक पे कम से कम 20 सवाल करो। अब वो 20 सवाल जो है वो एग्जैक्टली मैं ये वीडियो फिर से बोल रहा हूँ कि नीट और जेईई मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए मैंने बनाया है। तो ऑब्वियसली वो 20 सवाल उन लेवल के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत हाई फाई क्वेश्चंस कर रहे हो और आप प्रिपरेशन जेईई मेंस के लिए कर रहे हो, तो ये अनरियलिस्टिक प्रिपरेशन हमें नहीं करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली टिप है कि आपको वो जो 20 सवाल करने हैं वो आपको एग्जैक्टली उन्हीं टॉपिक्स के करने हैं जो टॉपिक्स आपको सेम डे पढ़ाया गया है। और उससे क्या होगा कि उससे जो आपके वो टॉपिक के फॉर्मूलेज हैं वो दिमाग में एकदम सीमेंटेड हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, तो आपको उसको बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी PCM आप तीनों में लगा सकते हो, बायो में भी लगा सकते हो ऑब्वियसली। अब ये 20 सवाल जो हैं ये आपको होमवर्क में मिले आपके टीचर से, या फिर आप खुद किसी बुक को रेफ़र करते हो तो वहाँ से करो। तो टिप नंबर 1 है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो भी आपकी क्लास हुई है तो उसके आप 20 क्वेश्चंस ज़रूर करो। आपको करने ही हैं 20 क्वेश्चंस रोज़ उन टॉपिक्स पे जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सिलेबस पढ़ चुके हैं और आप करंटली प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और आप रिपीटर बच्चे हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, तो वो 20 सवाल जो है आप टॉपिक वाइज कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में अगर हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं तो काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स में हमारा 1D मोशन, 2D मोशन, रिलेटिव मोशन आ जाता है। तो आपको 20 सवाल इनके सेलेक्ट करने हैं और 20 सवाल एग्जैक्टली जेईई मेंस लेवल के या नीट लेवल के, जिस एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि हम इन दोनों को ऑलमोस्ट सेम लेवल मानते हैं फिज़िक्स में, तो उनके आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहली ये टिप। अब टिप नंबर 2 ये है
कि ये जो आप 20 सवाल करोगे, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठे हो 2 घंटे, या आपने 10 पहले कर लिए, फिर खाना खा के आ गए, खेल के आ गए, या घूम के आ गए, या टीवी देख लिया, उसके बाद 10 बाद में कर रहे हैं, या एक किया फिर किसी ने आवाज़ लगाई फिर दूसरा किया, ऐसा नहीं। आपको ये 20 सवाल एक साथ ही करने हैं, एक स्लॉट में बैठ के, वन शॉट। और दूसरी बात, ये 20 सवालों के लिए कम से कम आपको 40 मिनट्स, मतलब मैक्सिमम 40 मिनट्स आपको देने हैं, ठीक है। तो 40 मिनट्स से ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। अब कई बार ऐसा होगा कि आपके 40 मिनट्स में 20 सवाल नहीं हो पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप उन 40 मिनट्स का टाइमर अप होते ही वो क्वेश्चंस छोड़ दो। अब मान लो आपसे 15 ही हुए, तो कोई बात नहीं, आप बाकी बचे हुए 5 सवाल थोड़ा टाइम बाद करो, ठीक है, उसमें कोई कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो 20 सवाल हैं, वो 20 सवाल आपको विद इन टाइम लिमिट करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि होता क्या है कि अगर एग्ज़ाम अलग क्यों बन जाता है, जो क्वेश्चन हम घर पे कर लेते हैं जिस लेवल का क्वेश्चंस, अगर उसी लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो हमसे नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे ऊपर एडिड प्रेशर होता है टाइम का, और वो जो प्रेशर होता है उसको हमें डील करने के लिए घर पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली हम रोज़ रोज़ टेस्ट पेपर तो दे नहीं सकते, ना ही टेस्ट पेपर किसी एक टॉपिक से बन सकता है रोज़ करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको जो होमवर्क है उसी को ही टेस्ट बना लेना है, और आपको वो जो होमवर्क मिल रहा है, या आप 20 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उसको मैक्सिमम 40 मिनट्स डिवोट करके करना है। तो इससे क्या होगा कि वो जो आप टाइम का प्रेशर बना रहे हो रोज़ अपने ऊपर, वो टाइम के प्रेशर को आपको मैनेज करने का तरीका आ जाएगा, और एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो आपके लिए वो टाइम का कोई प्रेशर रहेगा नहीं, क्योंकि आप रोज़ उसकी प्रैक्टिस करते हुए आए हो। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 2 थी। और टिप नंबर 3 है, जिसमें 2 बातें इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात ये होती है कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं, तो वो क्वेश्चन कितनी जल्दी हमसे होगा, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी हमें समझ में आ रहा है। कई बच्चे किसी क्वेश्चंस को 3-3, 4 बार पढ़ते हैं और तब जाके वो समझ पाते हैं, क्योंकि उनने पहले 2 बार जब पढ़ा वो सवाल तो उनका ध्यान कहीं और था। अब अचानक से 2 बार पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि यार टाइम तो मेरे पास नहीं है, वेस्ट हो रहा है, मैं पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ता हूँ। जब वो तीसरी बार पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो वो सवाल उन्हें समझ में आ जाता है। तो एक्चुअली सवाल उन्हें 3rd अटेम्प्ट में आया समझ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट में उनका ध्यान कहीं और था। तो यहाँ हो गया टाइम वेस्ट। तो सवाल को सॉल्व करने के सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, सवाल को अच्छे से समझना कम से कम समय में, और दूसरा उसको रिलेट करना कि वो किस टॉपिक से आया है। तो हमारा जो मेमोरी सिस्टम है, वो अगर सवाल हमने समझ लिया अच्छे से, तो मेमोरी सिस्टम अपने आप उसे रिलेट करेगा उस टॉपिक से जो हमने पढ़ लिया है और जहाँ से वो सवाल आया है। तो आपका वन शॉट में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप सवाल को जल्दी से एक बार में समझ लो, और वो तभी होगा जब आप वो तीसरे अटेम्प्ट में पूरा कंसंट्रेशन से उसको पढ़ रहे हो, उसकी जगह आप पहले ही अटेम्प्ट में उसको फुल कंसंट्रेशन से पढ़ लो। तो सवाल को अगर आपने फुल कंसंट्रेशन से पढ़ लिया, समझ लिया, और ऑब्वियसली जब आप एक सवाल को पढ़ते हो फुल कंसंट्रेशन से, तो उसकी पिक्चर डेवलप होने लगती है आपके दिमाग के सामने, आंखों के सामने। तो आप उस क्वेश्चन को समझने के लिए अलग से कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग कर ली तो सवाल आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन की सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी, और जैसे ही सिचुएशन समझ में आई तो दिमाग से, मेमोरी सिस्टम से ऑटोमेटिक हमें रिकॉल आएगा कि ये क्वेश्चन उस चैप्टर से, उस टॉपिक से है, और यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये हम 60% काम हमारा तब हो जाएगा जब हम एक क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ लेंगे अच्छे से, फुल कंसंट्रेशन से पढ़कर। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है तीसरी टिप में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो सबसे बड़ी गलती आप करते हो घर पे होमवर्क को करते हुए, कि आजकल क्या होता है कि शीट और डीपीपी जो आपको मिलती हैं उसमें आंसर लिखे होते हैं, या तो पीछे लिखे होते हैं या क्वेश्चन के साथ ही लिखे होते हैं। तो आप क्या करते हो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो, आप उस क्वेश्चन का आंसर सेट करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ कि किसी एक क्वेश्चन में आंसर है ए जो कि 20 है,
और वो आपके सामने स्टार मार्क लगा हुआ है कि ए इज़ द आंसर। अब आपने क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये देख लिया कि यार ए आना चाहिए, 20 आना चाहिए, कैसे भी आए। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ के करते हो तो आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका दिमाग ये सोचने लग जाता है कि 20 को कैसे सेट करूं, ऑप्शन ए को कैसे सेट करूं। तो मैंने कई बार ऐसे बच्चों को पकड़ा है कि मैं क्लास में जब कोई, देखिए टीचर तो बच्चों को जानता ही है कि किस बच्चे का क्या लेवल है। तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, पर उन्हें कर लिया और वो मुझे आंसर बता रहे हैं। तो मैं उनसे पूछ लेता था बाई चांस कि कैसे किया, स्टेप्स बताओ। तो उनने जो फॉर्मूला लगाया, जो कंसेप्ट लगाया, सरप्राइजिंगली वो कंसेप्ट सही था ही नहीं, वो कुछ और लगा रहे थे और क्वेश्चन कुछ और था, और फिर भी उनका आंसर वही आ गया 20। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि उन्हें पहले से ही आंसर पता था और उनने आंसर को फिक्स किया, सेट किया। तो ये सुविधा जो है, जो हमें टेस्ट हमारे घर के डेली डीपीपी या शीट में मिल रही है, आंसर सामने ही है, तो ये सुविधा एग्ज़ाम में ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। तो वहाँ एग्ज़ाम में हमें चारों ऑप्शन में से सही चूज़ करना होगा, तो हमारा दिमाग चकरा जाएगा। तो क्योंकि हमारे दिमाग को बैसाखी पकड़ के चलने की आदत है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो भी शीट या डीपीपी मिल रही है उसके आंसर की को फाड़ो, अलग करो, एक फाइल बनाओ, उसमें रख दो। आप जब उन पूरे क्वेश्चंस को, 20 के 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो विद इन टाइम लिमिट, तब आप उनके आंसर चेक करो। अब आपको ये पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चंस गलत किए। तो एक तरीके से आपने अपना होमवर्क भी किया, आपने उसको टाइम लिमिट में भी किया, और आपने जो है उसमें एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी कर ली। तो ये जो प्रिपरेशन का तरीका है, ये एग्जैक्ट तरीका है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हिट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें ईमानदारी की ज़रूरत पड़ेगी कि बच्चा सोचता है नहीं यार चलो 10 क्वेश्चन कर लिए, देख लेता हूँ यार एक बार आंसर की, ऐसा नहीं। देखिए, आपको ये 3 टिप्स आपने 100% डेडिकेशन और ईमानदारी से एग्जीक्यूट करनी है, और अगर ये आप कर पाए तो आप अगले ही टेस्ट में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे, मेरा वादा है आपसे। अगर आपने ईमानदारी से ये 3 टिप्स को एग्जीक्यूट किया अपनी प्रिपरेशन में, तो जब कोई भी मान लीजिए एग्ज़ाम, मान लो जेई मेंस 12 लाख बच्चों ने दिया, तो 12 लाख में से कम 10 लाख बच्चों को सब कुछ आता है, सारे कंसेप्ट आते हैं, पर 10 लाख बच्चों का तो रैंक नहीं आता, 10 लाख का तो सिलेक्शन नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्किल्स हैं वो उनके पास नहीं होती। एग्ज़ाम में कैसे स्कोर करना है, कैसे नंबर लाने हैं, कैसे उसको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो स्किल उनके पास नहीं होती। और अगर होती है तो उन्हें सिर्फ पता होती है, वो उनने कभी अपने घर पे उनको एग्जीक्यूट नहीं किया होता है। तो अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे और आपको कोई चीज़ पता है और आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्ज़ाम में सीधा जाओ और उसको एग्जीक्यूट कर दोगे सक्सेसफुली। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको मैं ये 3 टिप्स घर पे एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, और अगर आपने किया तो यू विल सी वंडरफुल चेंज इन योर नेक्स्ट टेस्ट रिज़ल्ट। और ऑब्वियसली ये छोटे छोटे रिज़ल्ट अगर अच्छे आने लगे तो जेई मेंस या नीट का एग्ज़ाम में तो अच्छा आएगा ही आपका रिज़ल्ट। तो बच्चों, मैं ऐसे ही और मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस और लाते रहूँगा। कंटेंट मेरे चैनल पे तो पूरा है ही, आप देख ही रहे हो, लगातार आ भी रहा है। और ये जो मैं टिप्स बताता रहूँगा बीच बीच में आपको, ये ज़रूर आप अप्लाई करें। और इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अलविदा।